नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे जेबी एंड सीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग अपने एचआरएम के जो कि हमारा इलेक्टिव पेपर है, इसके यूनिट 5 को डिस्कस करेंगे, जो कि बेस्ड है थ्योरी सेशन है, जो कि बेस्ड है नॉलेज मैनेजमेंट पे। तो फ्रेंड्स, लेसन को शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बता दूँ। तो देखिए, इस पार्टिकुलर चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि IIBF के द्वारा प्रिस्क्राइब सिलेबस में दिया गया है। पहले हम लोग ये समझेंगे कि बैंक्स में नॉलेज मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है, इसका इंट्रोडक्शन को समझेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय नॉलेज मैनेजमेंट, क्या ज़रूरत पड़ती है नॉलेज के मैनेजमेंट ऑफिसर की, व्हाई डू वी नीड नॉलेज मैनेजमेंट ऑफिसर, वी विल स्टडी। देन व्हाट इज़ द रोल इन बैंक्स, HRM एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वी विल स्टडी। हम लोग देखेंगे दोस्तों कि बैंक्स में क्या रोल है, HRM टेक्नोलॉजी में क्या रोल है। फिर हम लोग देखेंगे दोस्तों प्रिपरेशन एंड अपडेशन ऑफ मैनुअल एंड जॉब कार्ड। तो प्रिपरेशन कैसे होता है, अपडेशन कैसे होता है जॉब कार्ड का, वी विल सी। एंड देन आफ्टर वी विल सी लिंकेज विथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी दोस्तों एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ लिंकेज कैसा है। सो दीज आर टॉपिक वी विल स्टडी। तो दोस्तों, लेसन को शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि CIB का जो सिलेबस है, दे आर गोइंग टू चेंज लिटिल बिट। वो CIB के सिलेबस में बहुत कम जो चेंजेस आने वाले इलेक्टिव पेपर में, वो इलेक्टिव पेपर में चेंजेस नहीं आएंगे। कुछ चेंजेस आएंगे दोस्तों, जो कि हम लोग इनकॉर्पोरेट कर लेंगे अपने सिलेबस में। तो जिन लोगों ने अभी तक अपनी प्रिपरेशन शुरुआत नहीं किया दोस्तों, उनसे मैं सजेस्ट करूंगा कि दोस्तों अभी जो समय है, जैसा कि आपको पता है कि CIB का एग्जाम जून या जुलाई में होगा, ठीक है। तो अभी आपके पास 5 या 6 महीना है आपके हाथ में। तो यदि आप इस समय को, और आपके पास 5 पेपर भी है, तो इस समय को यदि आप अपने इलेक्टिव पेपर को कवर करने में यूज कर लें, तो आपको क्या होगा कि जैसे ही सिलेबस आता है तो हम लोग अपना जो कोर टॉपिक है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो दिस विल हेल्प यू इन मैनेजिंग टाइम एंड ऑल्सो टू डेवलप स्ट्रेटजी फॉर योर एग्जामिनेशन। तो दोस्तों, जिन लोगों को प्रिपरेशन खुद से करनी है तो बहुत अच्छी बात है, और आप साथ ही साथ वीडियोस का भी हेल्प ले सकते हैं, PDF मटेरियल का भी हेल्प ले सकते हैं, MCQs की हेल्प ले सकते हैं। यू कैन टेक हेल्प ऑफ आवर चैनल। सो व्हाट डू वी प्रोवाइड, वी हैव 2 plans for HRM. तो सो प्लान it includes everything. It includes PDF, it includes videos, and it includes mock test. ओके, सो इन प्लान में दोस्तों आपको हर एक यूनिट का थ्योरी PDF, MCQ PDF मिलेगा, थ्योरी वीडियो, MCQ वीडियो मिलेगा, और प्लस मॉक टेस्ट मिलेगा। इट कॉस्ट ओनली ₹400। और दोस्तों एक हमारा प्लान भी है, तो प्लान भी में दोस्तों केवल आपको PDF मिलेंगे। PDF के अंदर दोस्तों आपका थ्योरी PDF आएगा और प्लस MCQ PDF आएगा, एंड इट कॉस्ट ₹250। सो इफ यू वांट टू यूटिलाइज दिस टाइम, द प्रेजेंट टाइम बिफोर syllabus is released by IIBF, then please utilize this to cover your elective paper, and you can opt either of this plan. So if anyone want to enroll in either of this plan, can WhatsApp me on this number. The number is highlighted on your screen, and I will just clarify everything regarding these plans. So यदि किन्हीं को जरूरत है इन सही प्लान की, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो लेसन को अपने पहले कंसेप्ट के साथ। सो लेट्स बिगिन विद इंट्रोडक्शन। तो आइए दोस्तों इंट्रोडक्शन समझते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो इंटरनेट रिवॉल्यूशन हुआ, इंटरनेट रिवॉल्यूशन के कारण क्या हुआ दोस्तों कि हमारा जो नॉलेज डिसएमिनेशन का बेसिस था उसको चेंज कर दिया गया। नॉलेज डिसएमिनेशन समझते हैं ना, कि नॉलेज का प्रवाह करना, नॉलेज को लोगों तक फैलाना, यही होता है नॉलेज डिसएमिनेशन। तो इंटरनेट रिवॉल्यूशन ने इसमें काफ़ी बदलाव ले आया। कैसे बदलाव ले आया दोस्तों? तो ये पहले का समय होता था जहाँ पे रिसर्चर्स होते थे, ठीक है। तो रिसर्चर्स जो थे वो मैन्युस्क्रिप्ट के थ्रू जाते थे। किसके थ्रू दोस्तों? मैन्युस्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है। और फिर वो एनालाइज करते थे, और फिर दोस्तों वो लोग समराइज करते थे इंफॉर्मेशन को। और लेकिन आज के समय में, ये पुराने ज़माने का समय है जहाँ पे रिसर्चर्स को मैन्युस्क्रिप्ट से होकर जाना पड़ता है, लेकिन आज के समय में दोस्तों कि जो डाटा अवेलेबल है हमारे पास, वो माइंड ब्लोइंग है, राइट। तो ये सभी किसका देन है? इंटरनेट रिवॉल्यूशन का देन है। तो दोस्तों जो ट्रेडिशनल तो दोस्तों जो हमारा ट्रेडिशनल किंगडम है नॉलेज का, वो मल्टीप्लाइड हो गया है गैलेक्सी ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ यील्ड बाय डेस्कटॉप, और इसने हमारे नेचर ऑफ नॉलेज को चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो हर एक दिन सभी लोग जो है एक फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन को सर्वाइव करते हैं, जो कि हमें डेप्थ में ले जाने का प्रयास करता है। कंपनीज केवल लोगों को हायर नहीं करते, वो पूल ऑफ नॉलेज को हायर करते हैं। they hire a pool of knowledge base that has developed into talent over time। यानी कंपनी केवल लोगों को हायर नहीं कर रही है, वो एक नॉलेज बेस को हायर कर रही है, जो कि ओवर टाइम टैलेंट में डेवलप हो रहा है।
और दोस्तों यही सिंपल रियलाइजेशन है अबाउट टर्म नॉलेज, जिसको आज के सिनेरियो में हम लोग नॉलेज के इकोनॉमी के टर्म में यूज कर रहे हैं। ठीक है, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनके पास रिक्विजिट रिसोर्सेज हैं ताकि उस पूल को, जो हमारे पास पूल ऑफ नॉलेज है, उसको एनरिच कर सकें, और कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि उस पूल को ड्राई होने देती है। तो कंपनी टू कंपनी ये वेरी करता है। कुछ कंपनी के पास रिसोर्सेज है उस पूल को एनरिच करने के लिए, और कुछ कंपनीज जो है उस पूल को ड्राई होने देती है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि नॉलेज डिसेमिनेशन में इंटरनेट रिवॉल्यूशन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, और कंपनीज आज के समय में पूल ऑफ नॉलेज को हायर करती है जिसको टैलेंट में कन्वर्ट किया जाता है ओवर टाइम। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो कि है हमारा कंसेप्ट ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट। तो दोस्तों किसी भी संस्था का सक्सेसफुल होना और एग्जिस्टेंस होना वो इस बात पे निर्भर करता है कि कितना अच्छे से उसने अपने कॉर्पोरेट एसेट को डिप्लॉय किया और मैनेज किया। यही लिखा हुआ है कि सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स कॉर्पोरेट एसेट। अब दोस्तों आप पूछेंगे कि कॉर्पोरेट एसेट का क्या मीनिंग है। मैंने तो बताया कि संस्था कितना सक्सेस होगी वो इस बात पे निर्भर करता है कि उसने अपने कॉर्पोरेट एसेट को किस तरह डिप्लॉय किया है, किस तरह मैनेज किया है। तो दोस्तों कॉर्पोरेट एसेट का क्या मीनिंग है आइए समझते हैं। तो कॉर्पोरेट एसेट को आप दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो टेंजिबल एसेट होता है, एक होता है हमारा इनटेंजिबल एसेट। नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट इज टेंजिबल एसेट एंड व्हाट इज इनटेंजिबल एसेट। तो दोस्तों टेंजिबल एसेट का मतलब ये होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, यदि आपसे पूछा जाए कि आपके पास जो दो एसेट है, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एसेट कौन सा है, तो आप याद रखिएगा कि जो टेंजिबल एसेट है उसे माना जाता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल कॉर्पोरेट एसेट। याद रखिएगा कि टेंजिबल एसेट को हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट और दूसरा फंडामेंटल कॉर्पोरेट एसेट मानते हैं। सिमिलरली जो हमारा इनटेंजिबल एसेट है वो माइनर रोल प्ले करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में। तो मेजर रोल कौन प्ले कर रहा है यहाँ पे, मेजर रोल प्ले किया जा रहा है टेंजिबल एसेट के द्वारा। तो ये पॉइंट यहाँ से पूछा जा सकता है एक सवाल। और दोस्तों इंटेंजिबल एसेट माइनर रोल प्ले करता है क्योंकि इंटेंजिबल एसेट जो है आपके जो कॉम्पिटिटर हैं उसको आसानी से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन ने ये देखा कि उनको सारा स्टेप लेना है अपने एसेट को प्रोटेक्ट करने के लिए। उनका जो कॉर्पोरेट एसेट है उसको कैसे वो मैनेज करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, उसको उस पर संस्था का सक्सेस डिपेंड करता है। और मैंने आपको क्लासिफिकेशन भी समझा दिया। तो कुछ रिसर्चर हैं जिन्होंने नॉलेज को डिफाइन किया है कंटेक्स्ट ऑफ नो वाई, नो वाउ, नो हु एंड नो व्हेन। चार कंसेप्ट है, वाई, व्हाट, हु एंड व्हेन। ठीक है, तो इसमें क्या है दोस्तों, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट का नाम है वैन डेन बॉस। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क दिया नॉलेज इंटीग्रेशन का। तो नो वाट को इन्होंने क्या कहा दोस्तों, नो वाट कैन बी डिफाइंड एज समथिंग पीपल कैरी राउंड इन देयर माइंड्स एंड पास ऑन टू ईच अदर। यानी नो वाट का मतलब कुछ ऐसा चीज जो कि लोग अपने दिमाग में रखते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, पास करते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों नो वाट। और उसके अपोजिट में नो हाउ का क्या मतलब है, नो हाउ का मतलब है एबिलिटी टू पुट नो वाट इनटू प्रैक्टिस। यानी नो वाट को प्रैक्टिस में लाने की क्षमता जो होती है उसे हम लोग नो हाउ कहते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, नो वाट का मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसा चीज जो कि लोग अपने दिमाग में रखते हैं और फिर एक दूसरे को पास करते हैं। ठीक है, और नो हाउ का मतलब कि उस नो वाट को प्रैक्टिस में लाना, यानी लोग जो अपने कुछ दिमाग में रखे हैं और लोगों को दूसरे को पास कर रहे हैं उसको कैसे हम प्रैक्टिस में लाएं, ये होता है दोस्तों हमारा नो हाउ। उसके बाद दोस्तों कुछ जापानीज रिसर्चर्स हैं जिसका मैं आपको नाम बताता हूं दोस्तों, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, सो लेट मी क्लैरिफाई इट। कुछ जापानीज रिसर्चर्स हैं जैसे नोनाका, ठीक है, टोयोमो, ये सब जापानीज रिसर्चर है, और कॉर्मो। तो इन्होंने नॉलेज को डिफाइन किया रिलेटिव, डायनेमिक और ह्यूमनिस्टिक डायमेंशन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इन्होंने नॉलेज को कैसे डिफाइन किया, नॉलेज जो है रिलेटिव है, डायनामिक है और ह्यूमनिस्टिक है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये नोनाको, टोयोमो और कॉर्मो, दीज आर थ्री रिसर्चर who has defined knowledge as, who has characterized knowledge as relative, dynamic and humanistic। लेकिन इसके अपोजिट में दोस्तों जो हमारा ट्रेडिशनल वेस्टर्न मॉडल है वो कहता है कि नॉलेज एब्सोल्यूट है, डायनेमिक नहीं है, ये स्टैटिक है, ये रिलेटिव नहीं है, और दोस्तों ये वो कहता है कि नॉन ह्यूमन है। तो देखिए यहाँ पे एक कंट्रास्ट है दोस्तों, एक तरफ ये रिसर्चर्स हैं जो कि नॉलेज को कर रहे हैं रिलेटिव, डायनेमिक और ह्यूमनिस्टिक, और एक तरफ हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है,
ट्रेडिशनल नॉलेज है जो कि कर रहा है नॉलेज को एब्सोल्यूट, स्टैटिक, नॉन ह्यूमन, समझ रहे हैं। तो ये जो नॉलेज है यहाँ पे कन्फ्लिक्टिंग एस्पेक्ट है नॉलेज मैनेजमेंट का। कुछ लोग नॉलेज को रिलेटिव कहते हैं, कुछ इसे एब्सोल्यूट कहते हैं। सम पीपल से इट डायनेमिक, सम अदर से इट स्टैटिक, अदर पीपल से इट ह्यूमनिस्टिक, अदर पीपल से इट नॉन ह्यूमनिस्टिक। सो दिस आर कॉन्फ्लिक्टिंग इन नेचर। तो बहुत बहुत समय क्या हुआ है दोस्तों कि ये इंफॉर्मेशन, ये डाटा, इन सभी को माना गया सिनोनिम्स, ठीक है, और नॉलेज को माना गया ये सभी सिनोनिम्स है। लेकिन एक्चुअल क्या फैक्ट है, ये सभी अलग अलग हैं। knowledge, data, information, these are all different. Now let us see what is the difference between them. आइए जरा देखते हैं कि नॉलेज में, डाटा में, इंफॉर्मेशन में, विजडम में क्या अंतर है। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। डाटा का मतलब ये होता है कि डिस्क्रीट एलिमेंट, अनऑर्गेनाइज फैक्ट, यानी आपके पास जो डिस्क्रीट एलिमेंट है, आपके पास जो फैक्ट्स है जो अनऑर्गेनाइज मैनर में है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है दोस्तों लिंक्ड एलिमेंट डाटा, कॉन्टेक्चुअलाइज, कंडेंस्ड, यानी इंफॉर्मेशन क्या करती है, डाटा को लिंक करती है, उसे कॉन्टेक्चुअलाइज करती है, उसे कंडेंस करती है। नॉलेज का मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उसे आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उसको आपने ऑर्गेनाइज किया और उसे अप्लाई किया। और विजडम का मतलब है अप्लाइड नॉलेज। दोस्तों अंतर को ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 1 मैं फ्रीली आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ वीडियो। यदि आपको इस तरह के वीडियोस और चाहिए जिसमें मैं एमसीक्यू डिस्कस करता हूँ, पार्ट 2 का थ्योरी डिस्कस करूंगा, सो यू हैव टू ऑप्ट फॉर प्लान। टू ऑप्ट फॉर प्लान यू नीड टू व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर, ओके, आई विल प्रोवाइड यू द डिटेल। So in this way we have covered each and every unit, each and every concept of each unit, okay, and also PDF is provided like this that you can see in this slide. PDF it includes every important points which has been highlighted। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, important points को हमने highlight करके रखा है ताकि आपको revision purpose में काम हो। कम से कम पॉइंट रखा है एक पार्टिकुलर स्लाइड में, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हमने हाईलाइट किया है। तो मैं दोबारा आता हूं दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि डाटा का मतलब ये होता है कि जो आपके पास फैक्ट्स है वो ऑर्गेनाइज मैनर में होता है। जब उसी फैक्ट को आप क्या करते हैं, कॉन्टेक्चुअलाइज कर लेते हैं, कंडेंस कर लेते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन हो जाती है। नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज कब बनता है कि जब आप उसने अनऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर लिया और नो हाउ पता कर लिया। और विजडम कब होता है, जब आपने नॉलेज को अप्लाई कर लिया। तो ये अंतर है दोस्तों। विजडम मतलब ये होता है कि आपके पास जानकारी बहुत सारी है, बहुत सारी जानकारी है, लेकिन आप उसको एप्लीकेशन नहीं पता है, यू डोंट नो हाउ टू अप्लाई दोज नॉलेज इन द रियल इन्वायरमेंट। तब तक आपके पास विजडम नहीं है। विजडम का मतलब ये हुआ कि आपने उस नॉलेज को एप्लीकेशन सीख लिया, यू नो हाउ टू अप्लाई दैट पार्टिकुलर नॉलेज, एंड दिस इज कॉल्ड विजडम, राइट। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए दोस्तों, अभी मैंने आप लोगों को समझाया था कि कुछ जापानीज रिसर्चर है जैसे नोनाका, टोयोमो, कोर्मो, इन्होंने नॉलेज को डिफाइन किया by emphasizing on the relative, dynamic and humanistic dimension rather than the traditional western epistemology which called study of knowledge। तो ये पॉइंट को ध्यान रखना है आपको, ये आर जापानीज रिसर्चर। अब दोस्तों, अब मैं आप लोगों को नॉलेज मैनेजमेंट के टाइप्स को समझाता हूँ। तो नॉलेज दो तरह का होता है, एक होता है दोस्तों हमारा टैसिट नॉलेज और एक होता है दोस्तों हमारा इम्प्लिसिट नॉलेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट अस सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैसिट नॉलेज एंड एक्सप्लिसिट नॉलेज। दोस्तों, एक्सप्लिसिट नॉलेज का मतलब ये होता है कि हमारे नॉलेज का वो कंपोनेंट जिसको हम कोडिफाई कर सकें, जिसको हम ट्रांसमिट कर सकें इन मेथोडॉटिकल एंड प्रिस्क्राइब लैंग्वेज। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपके पास एक प्रिस्क्राइब लैंग्वेज है, आपके पास एक मेथोडिकल लैंग्वेज है जिसमें आपने क्या किया, अपने नॉलेज को कोडिफाई कर लिया, अपने नॉलेज को ट्रांसमिट कर लिया। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताता हूँ, जैसे आप डॉक्यूमेंट्स है, तो डॉक्यूमेंट्स जब आप बनाते हैं, जैसे कि ये स्लाइड्स है, तो स्लाइड जो मैंने बनाया तो हमारे पास, मेरे दिमाग में जानकारी थी और उसको मैंने क्या किया, लिख दिया, आपके सामने स्लाइड्स के रूप में प्रस्तुत किया। तो ये हमारा एक्सप्लिसिट नॉलेज है। डॉक्यूमेंट्स एग्जांपल हो सकता है, और एग्जांपल क्या हो सकता है, डाटाबेस एग्जांपल हो सकता है, ठीक है, और एग्जांपल क्या हो सकता है दोस्तों, वेब्स एग्जांपल हो सकता है, और क्या हो सकता है दोस्तों, ईमेल एग्जांपल हो सकता है, और क्या हो सकता है, चैट्स हो सकता है। तो दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ एक्सप्लिसिट नॉलेज। क्यों इसे एक्सप्लिसिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने नॉलेज के कंपोनेंट को कोडिफाई कर लिया, ट्रांसमिट कर लिया। नेक्स्ट पार्ट है हमारा टैसिट नॉलेज। टैसिट नॉलेज का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये पर्सनल है, ये इंट्यूटिव है, ये कॉन्टेक्चुअल है, और इसको फॉर्मलाइज करना डिफिकल्ट है। ना ही इसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, ना ही इसे आर्टिकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक पर्सन के अंदर नॉलेज होता है दोस्तों, इट कांट बी कॉन्टेक्चुअलाइज, इट इज डिफिकल्ट टू फॉर्मलाइज। एग्जाम्पल के तौर पर, ये हमारा बेसिकली हमारा जो लोगों के साथ एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे ये नॉलेज बिल्ट अप होता है, ठीक है। इट कैन नॉट बी कॉन्टेक्चुअलाइज, इट कैन नॉट बी फॉर्मलाइज। अब दोस्तों मैं आप लोगों को डिफरेंस बताता हूँ टैसिट और एक्सप्लिसिट नॉलेज में। सबसे पहला पॉइंट,
टैसिट हमारा पर्सनल नॉलेज होता है, इट इज कंटेंट स्पेसिफिक, जबकि एक्सप्लिसिट हमारा फॉर्मल नॉलेज होता है। टैसिट को हम डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते और कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों टैसिट नॉलेज एक ऐसा नॉलेज है जो कि हमारा एक्सपीरियंस से डेवलप हुआ है। हम जो डेली लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ओके, बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस दिस पार्टिकुलर नॉलेज कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। लेकिन जो एक्सप्लिसिट नॉलेज है दोस्तों, उसको हम लोग आसानी से डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, उसको हम आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको हम लोग रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। सो दैट्स द डिफरेंस। आई कैन गिव यू एन एग्जांपल। अब मैं आप लोगों को एग्जांपल प्रोवाइड करता हूँ टैसिट नॉलेज का और एक्सप्लिसिट नॉलेज का। टैसिट नॉलेज का एग्जांपल है, आपके पास स्किल पे मान लीजिए कि स्किल से रिलेटेड कुछ हो, स्पेशल नो हाउस हो, एम्प्लॉयज एक्सपीरियंस हो, सो दिस आर ऑल टैसिट नॉलेज। एक्सप्लिसिट का एग्जांपल है आपको ऑनलाइन ट्यूटोरियल, पॉलिसी एंड प्रोसीड्यूर, मैनुअल, तो दीज आर एक्सप्लिसिट नॉलेज। ठीक है, किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का ही आप बात कर लें तो एम्प्लॉय का कैसा एक्सपीरियंस रहा, कुछ स्पेशल नोज हाउस है, कुछ हैंड्स ऑन स्किल्स हैं। सो दीज आर ऑल टैसिट नॉलेज विच कैन नॉट बी कॉन्टेक्चुअलाइज, विच आर डिफिकल्ट टू डॉक्यूमेंट्स, विच आर पर्सनल एंड स्पेसिफिक। ओके, सो दीज आर डिफरेंस बिटवीन टैसिट नॉलेज एंड एक्सप्लिसिट नॉलेज। अब दोस्तों एक पॉइंट को समझिए, एक डाटा को मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। सो ये एस्टिमेट किया गया है कि जो हमारा टैसिट नॉलेज है वो लगभग पूरी ऑर्गेनाइजेशन के नॉलेज बेस का 70% कॉन्स्टिट्यूट करता है, राइट। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो हमारा टैसिट नॉलेज है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नॉलेज बेस का 70% नॉलेज कैसा होता है, टैसिट नॉलेज होता है, जिसको हम लोग डिफिकल्टी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसको रियल वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, जब तक एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच अडॉप्ट नहीं किया जाए जिससे हम लोग नॉलेज को मैनेज कर सके थ्रू केएम टेक्निक, जिसमें इंटेंसिव डायलॉग होगा, डिस्कशन होगा, शेयरिंग होगा। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो नॉलेज का कंपोनेंट है वो सबसे ज़्यादा टैसिट नॉलेज होता है। और टैसिट नॉलेज को आपको पता ही है कि इसे हम लोग डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते, इसको हम लोग फॉर्मलाइज नहीं कर सकते। तो ये जो नॉलेज है ये डिफिकल्ट है, इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एंड कन्वर्ट इट इनटू रियल वैल्यू। यानी कि दोस्तों इस टैसिट नॉलेज को हम लोग इसे आइडेंटिफाई करना हमें मुश्किल लगेगा और इसको रियल वैल्यू में कन्वर्ट करना मुश्किल लगेगा। लेकिन इस मुश्किल का एक सॉल्यूशन है कि हम लोग एक स्ट्रक्चर अप्रोच को अप्लाई करें। वी विल अप्लाई स्ट्रक्चर अप्रोच, जिससे हम लोग अपने नॉलेज को मैनेज करेंगे केएम टेक्निक से। व्हाट इज केएम? केएम इज नॉलेज मैनेजमेंट टेक्निक। यानी दोस्तों हम नॉलेज मैनेजमेंट टेक्निक से इस टैसिट नॉलेज को रियल वर्ल्ड में अप्लाई करेंगे, जिसमें क्या क्या आएगा, इसके अंदर आएगा इंटेंसिव डायलॉग, यानी डायलॉग, वार्तालाप, फिर आएगा डिस्कशन, इंटेंसिव डिस्कशन, और शेयरिंग इन टीम, यानी टीम में हम लोग नॉलेज को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि क्यों इस टॉपिक को आपको समझाया जा रहा है, कि क्योंकि जब तक ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस डिपेंड इस बात पे करता है कि मैंने आपको बताया ना कि ऑर्गेनाइजेशन कितना सक्सेसफुल है, वो इस बात पे डिपेंड करता है दोस्तों कि नॉलेज शेयरिंग कितना इंपॉर्टेंट है, नॉलेज शेयरिंग कैसे हो रहा है। मैंने अभी आपको बताया था हियर कि आपने कैसे अपनी कॉर्पोरेट एसेट को डिप्लॉय किया, मैनेज किया। उसमें टेंजिबल एसेट आता है, इंटेंजिबल एसेट आता है, ठीक है। और ये जो हमारा नो हाउ है, नो वाई है, नो वाट है, ये सभी हमारे इंटेंजिबल एसेट्स हैं, ठीक है। और इंटेंजिबल एसेट्स जो है सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट फंडामेंटल कॉर्पोरेट एसेट्स हैं। और अभी मैं आपको बताया कि नॉलेज हमारा ऑर्गेनाइजेशन में जो मैक्सिमम नॉलेज है वो टैसिट नॉलेज है। और टैसिट नॉलेज को कैसे हम लोग अब रियल वैल्यू में अडॉप्ट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ये डिपेंड करेगा हमारे स्ट्रक्चर्ड अप्रोच पे। तो ये बहुत जरूरी है आज के समय में कि स्ट्रक्चर्ड अप्रोच हमारे पास होनी चाहिए। तो अब हम लोग केएम को समझते हैं या नॉलेज मैनेजमेंट को समझते हैं। केएम बेसिकली क्या होता है कि हम लोग नॉलेज को मैनेज कर रहे हैं, जैसा कि नाम में ही लिखा हुआ है। ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इंटेंजिबल एसेट का, ध्यान दीजिएगा, आपसे कोई सवाल पूछे कि नॉलेज मैनेजमेंट टेंजिबल एसेट है या इंटेंजिबल एसेट है, तो आप बोलिएगा कि नॉलेज मैनेजमेंट हमारा इंटेंजिबल एसेट है, क्योंकि आप इसे छू नहीं सकते ना। टेंजिबल मतलब होता है इसको आप टच कर सकते हैं, जिसको, बट दिस नॉलेज कैन नॉट बी टच्ड। ओके, सो दिस इज अ पार्ट ऑफ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट, रिमेंबर दिस, ठीक है। दूसरी बात कि कंटिन्यूअस चेंजेस इन मार्केट एक्सपेक्टेशन इन द डिमांड फॉर न्यू प्रोडक्ट हैव रिप्लेस कैपिटल एंड लेबर इंटेंसिव फर्म बाय नॉलेज इंटेंसिव फर्म। देखिए हो क्या रहा है कि जो हमारा डिमांड है, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट का जो डिमांड है, न्यू डिमांड किसके लिए, डिमांड है दोस्तों न्यू प्रोडक्ट के लिए। तो न्यू प्रोडक्ट का जो डिमांड है, ठीक है, इसमें चेंजेस आ रहे हैं, मार्केट के एक्सपेक्टेशन में चेंजेस आ रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारा लेबर इंटेंसिव था, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो हमारा लेबर इंटेंसिव फर्म था, ठीक है, वो कन्वर्ट हो गया किसमें, नॉलेज इंटेंसिव में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
मतलब मार्केट में जो एक्सपेक्टेशन है वो देखिए उसमें कितना चेंज आया, उसमें कितना बदलाव आया। पहले हमें लेबर की रिक्वायरमेंट होती थी, लेकिन अब नॉलेज की रिक्वायरमेंट होने लगी। सो दिस इज द सिग्निफिकेंट चेंज दैट यू कैन ऑब्जर्व, right? Earlier labor was given predominant, labor was given prime importance, but now knowledge is given prime importance. And why this happened? This happened because of changes in the expectation, changes in the demand of new product, and because of this the labor intensive market has converted into knowledge intensive market. This is very important point. तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे केएम के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पे कोई भी इंटरप्राइज, कोई भी फर्म अपने नॉलेज को और गैदर करेगी, सबसे पहले इकट्ठा करेगी, उसे ऑर्गेनाइज करेगी, उसे शेयर करेगी, उसे एनालाइज करेगी सोर्सेज के टर्म में, डॉक्यूमेंट्स के टर्म में, लोगों के स्किल के टर्म्स में। दैट मीन्स नॉलेज, कौन कौन सा नॉलेज, तो सोर्स कहाँ से आ रहा है नॉलेज का, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है हमारे पास, स्किल्स क्या क्या है लोगों के। तो इन सभी के टर्म्स में दोस्तों कोई इंटरप्राइज नॉलेज को गैदर करती है, ऑर्गेनाइज करती है, शेयर करती है। ठीक है, तो ये हमारा नॉलेज मैनेजमेंट का बेसिक डेफिनेशन है। उसके अलावा क्या होता है दोस्तों, उसके अलावा दोस्तों ये हाँ, इंटेलेक्चुअल एसेट्स, हमारे पास जो इंटेलेक्चुअल एसेट्स हैं उसे आइडेंटिफाई करना। मैं बात कर रहा हूँ आपको नॉलेज मैनेजमेंट की। नॉलेज मैनेजमेंट में क्या क्या प्रोसेस होता है वो आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, एक तो समझ में आया कि नॉलेज मैनेजमेंट इंटेंजिबल एसेट है। एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि इसका आज के मार्केट का डिमांड है कि हमें चाहिए नॉलेज इंटेंसिव फर्म। ठीक है, तो लेबर इंटेंसिव फर्म से नॉलेज इंटेंसिव फर्म में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। फिर मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि यहाँ पे हम लोग जो इंटरप्राइज गैदर करती है, ऑर्गेनाइज करती है, शेयर करती है, एनालाइज करती है नॉलेज को। फिर केएम क्या करता है कि जो हमारे पास इंटेलेक्चुअल एसेट्स है उसे आइडेंटिफाई करता है, उससे नॉलेज को जनरेट करता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए, और लार्ज अमाउंट ऑफ कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन को एक्सेसिबल बनाता है, और शेयरिंग फॉर बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड टेक्नोलॉजी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो जिस कंपनी में जहाँ पे केएम इनिशिएटिव ऑलरेडी इन प्लेस है और प्रैक्टिस है सक्सेस के साथ, उसे कहते हैं नॉलेज इंटेंसिव फर्म। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा केएफ क्या होता है। केएफ का फुल फॉर्म है नॉलेज इंटेंसिव फर्म। नॉलेज इंटेंसिव फर्म का मतलब ऐसा कंपनी जो कि केएम को, नॉलेज मैनेजमेंट के इनिशिएटिव को, ठीक है, प्रैक्टिस करती है सक्सेस के साथ, उसे हम लोग कहते हैं नॉलेज इंटेंसिव फर्म। याद रखिएगा, प्लीज रिमेंबर व्हाट इज नॉलेज इंटेंसिव फर्म। नॉलेज इंटेंसिव फर्म रेफर्स टू दोज कंपनीज वेयर केएम इनिशिएटिव आर ऑलरेडी इन प्लेस and practice with success are known as knowledge intensive firm. Now the second thing is CKO, Chief Knowledge Officer. Who is Chief Knowledge Officer? Chief Knowledge Officer जो है उसको टास्क दिया जाता है कि जो नॉलेज के जो रिजर्वायर है उसको मैनेज करना। ठीक है, इंडिविजुअल रिजाइडिंग इन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। ठीक है, जो देखिए इंडिविजुअल एम्प्लॉय के अंदर जो नॉलेज की रिजर्वायर है उसे मैनेज करना, और एक ऐसा मैकेनिज्म सेट करना जिसके द्वारा नॉलेज को शेयर किया जा सके सभी कंसर्न में। ठीक है, और मान लीजिए शेयर नहीं करेंगे तो कुछ किसी रिमोट डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी में वो रखा रहेगा, इसलिए शेयरिंग करना बहुत जरूरी है। तो सीकेओ यानी चीफ नॉलेज ऑफिसर का दो काम, पहला काम क्या है कि उस जो नॉलेज रिजर्वायर है उसे मैनेज करना, और दूसरा काम क्या है दोस्तों कि नॉलेज को सारे कंसर्न में शेयर करना, और यदि शेयर नहीं करेंगे उसे तो फिर वो क्या रह जाएगा, किसी कंपनी के रिमोट डिपार्टमेंट में रह जाएगा। ठीक है, तो यही मेन पॉइंट है, हाउ टू मैनेज एंड हाउ टू शेयर। ओके, हाउ टू मैनेज एंड हाउ टू शेयर द रिजर्वायर ऑफ नॉलेज, ये काम है सीकेओ का। तो सीकेओ समझ में आ गया। आपसे पूछा जा सकता है कि चीफ नॉलेज ऑफिसर का किसी फर्म में क्या काम है, और फिर आपसे पूछा जा सकता है कि नॉलेज इंटेंसिव फर्म का क्या मतलब है। ये दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको मैं बताता हूँ कि सर्टेन नंबर ऑफ नॉलेज हार्वेस्टर फंक्शन whose main task is to identify knowledge asset in the company with a view to harness them for the benefit of company. That means कुछ नॉलेज हार्वेस्टर ऐसे होते हैं जिनका काम है कि नॉलेज एसेट को आइडेंटिफाई करना किसी कंपनी में, ताकि उसको हम लोग कंपनी के बेनिफिट के लिए क्या कर सके, हार्नेस कर सके, यूज कर सके। ये पॉइंट है। अब बात करते हैं दोस्तों कि केएम इनिशिएटिव के की ड्राइवर्स क्या क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है नॉलेज मैनेजमेंट के इनिशिएटिव्स का। आखिर नॉलेज मैनेजमेंट इनिशिएटिव क्यों लिया जा रहा है, तो सबसे पहला मैं आपको बताता हूँ। आपको मैंने बताया आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट हो गया है, और इसने क्या किया है, बिजनेस की जो प्रोसेस है, बिजनेस को करने का जो तरीका है उसमें एक रिवॉल्यूशन ले आया है, उसमें क्रांति ले आया है दोस्तों। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आईसीटी। मैंने आपको बताया ना कि जो हमारा लेबर इंटेंसिव फर्म था वो कन्वर्ट हो गया है नॉलेज इंटेंसिव फर्म में, इसीलिए। और ये किस कारण से हुआ है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है हमारे टेक्नोलॉजी का। मैंने आप लोगों को शुरू से ही बताया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। तो
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होना, यही इसने हमारे बिजनेस के कैरिंग प्रोसेस को रिवॉल्यूशनाइज कर लिया है। सेकंड पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, कंपटीशन बढ़ गया है बिजनेस में। क्यों बढ़ा है? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो गया। पहले हमारे इंडिया तक लिमिट था, एक कंपनी को दूसरे इंडिया के भारतीय कंपनी से कम्पीट होना पड़ता था, लेकिन जैसे ही ग्लोबलाइजेशन आया तो एक भारतीय कंपनी को दूसरे देश की कंपनी के साथ कम्पीट करना पड़ रहा है। ठीक है, इकोनॉमीज का भी कॉम्पिटिशन बढ़ गया है। ठीक है, और ये खासकर ज़्यादा देखा गया है इमर्जिंग इकोनॉमी। हमारा देश का इकोनॉमी अभी डेवलपिंग है, इमर्जिंग है, जिसमें यहाँ पे ज़्यादा हाई बिल्डिंग, हाई कंपटीशन है। तीसरा मैं पॉइंट बताता हूँ कि बिजनेस का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाना और मैनेजमेंट का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाना, दिस इज अनदर पॉइंट। चौथा पॉइंट मैं बताता हूँ, ठीक है, इनोवेशन। इनोवेशन का पेस फास्ट हो गया है दोस्तों। ठीक है, इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ने के कारण जो है इनोवेशन फास्टर हो गया है। फिर उसके बाद दोस्तों जो हमारे वर्कफोर्स हैं उनका मोबिलिटी बढ़ गया है, और ग्रोइंग रिकॉग्निशन अक्रॉस ऑल इंडस्ट्री रिगार्डिंग द नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑनगोइंग एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अब देखिए जितने भी इंडस्ट्रीज हैं सभी को ये समझ आने लगा है कि लर्निंग की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये रिकॉग्निशन बढ़ना, लर्निंग का रिकॉग्निशन बढ़ना, इंपॉर्टेंस बढ़ना, दिस इज वन ऑफ द की ड्राइवर। तो आपको की ड्राइवर समझ में आ गया, आईसीटी का ग्रोथ, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, ठीक है, इनोवेशन का फास्टर पेस, वर्कफोर्स का मोबिलिटी बढ़ना, और ये बात समझना, इस बात को एक्नॉलेज करना कि लर्निंग की क्या इंपॉर्टेंस है। सो ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आर द की ड्राइवर ऑफ केएम इनिशिएटिव, नॉलेज मैनेजमेंट इनिशिएटिव। ओके, वेरी गुड। सो आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर नाउ। नाउ लेट अस डिस्कस द सिग्निफिकेंट फीचर। अभी मैंने आपको समझा दिया कि आखिर नॉलेज मैनेजमेंट आज के समय में क्यों जरूरी है, क्यों इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। अब समझते हैं कि नॉलेज मैनेजमेंट का क्या फीचर्स है। ठीक है, नॉलेज मैनेजमेंट क्या क्या फीचर्स है, कि हम लोगों ने KF समझा, हम लोगों ने CKO समझा। नाउ लेट अस डिस्कस द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट। ओके, सो द फर्स्ट फीचर ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट इज इट इज डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश केएम इनिशिएटिव दोस्तों क्या करता है, ये कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड कॉस्ट कटिंग। ठीक है, केएम इनिशिएटिव दोस्तों कंट्रीब्यूट करता है किसमें, कॉस्ट कटिंग में। दैट मीन्स कॉस्ट को कम करने में ये आपको हेल्प करता है। प्रोडक्ट एंड प्रोसेस इनोवेशन में हेल्प करता है, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाता है। और दोस्तों केएम के इन्वेस्टमेंट में और प्रॉफिटेबिलिटी के इम्पैक्ट में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना ये डिफिकल्ट है। ठीक है, तो मतलब आप मान लीजिए कि आप नॉलेज, आपकी जो संस्था है वो नॉलेज मैनेजमेंट में इन्वेस्ट कर रही है, तो क्या ये सोच के करें कि हमको इससे प्रॉफिट क्या मिलेगा, तो आप इसमें रिलेशनशिप नहीं इस्टेब्लिश कर सकते हैं। केएम क्या करता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग फ्रंट पे ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है, केएम यानी नॉलेज मैनेजमेंट जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग फ्रंट पे ट्रांसफॉर्म करता है, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के पे जो इम्पैक्ट होगा वो एक पैरामीटर हो सकता है इसमें। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम यदि बिल्ड किया जा रहा है तो इसका लॉन्ग टर्म एफर्ट की रिक्वायरमेंट है, सिस्टमेटिक प्लानिंग के साथ और फोरसाइट के साथ। तो आपसे यदि पूछा जाए कि क्या केएम के इन्वेस्टमेंट में और ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिटेबिलिटी में कोई रिलेशन है, तो आप बोलेंगे कोई रिलेशन नहीं है। दूसरा पॉइंट, केएम एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। केएम के अंदर यानी कि नॉलेज मैनेजमेंट में आपको कॉन्स्टेंटली न्यू स्किल को क्रिएट करना है, कैपेबिलिटीज को क्रिएट करना है, और जो एग्जिस्टिंग स्किल है उसे इम्प्रूव करना है। तो केएम आपके एम्प्लॉय के कॉम्पिटेंसीज को इम्प्रूव कर सकता है। ठीक है, मतलब आपका एम्प्लॉय कितना कॉम्पिटेंट है उसे इम्प्रूव कर सकता है। इट फैसिलिटेट्स एन एनवायरनमेंट ऑफ कंटिन्यूस लर्निंग, आपकी स्किलिंग एज एम्प्लॉय एज ग्रूम्ड एज नॉलेज वर्कर। तो एम्प्लॉय को माना जाता है कि वो नॉलेज वर्कर हैं, और उनके कॉम्पिटेंसीज को बनाना, उनको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना कंटिन्यूस लर्निंग ऑफ स्किलिंग का, ये केएम का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, दूसरा ये भी पॉइंट आपने देख लिया। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो फिजिकल एसेट्स है उसके तरह नहीं है ये, जो कि टाइम टू टाइम डेटोरेट होता है यूजेज के साथ। जैसे कार ले लिया आपने, तो कार का आपको पता है ना, कार जितना ज़्यादा यूज कीजिएगा तो डेटोरेट हो जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी लॉस होती जाएगी। लेकिन उस तरह ये केएम नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन का जो वैल्यूज है वो इन्हांस्ड होता है, बढ़ता है जैसे इसे यूज किया जाता है। तो ठीक है, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू एडिशन होते रहता है जब तक केएम पेज प्लेस्ड है। तो समझ गए ना कि
नॉलेज मैनेजमेंट जो है कुछ डेप्रिसिएटिंग एसेट नहीं है, ये एप्रिसिएटिंग एसेट है। जैसे जैसे नॉलेज मैनेजमेंट यूज में आते जाएगा उतना उतना ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू एडिशन होता जाएगा। कुछ केस में तो जो आपके कंपनी का रियल वैल्यू है वो 10 गुना हो जाता है अपने बुक वैल्यू का, यदि केएम को प्रॉपर्ली यूज किया जाए। सो नाउ यू कैन सी इज इंपॉर्टेंस दैट नॉट एन डेप्रिसिएटिंग एसेट, जस्ट एन एप्रिसिएटिंग एसेट विच कैन इनहांस द रियल वैल्यू ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू 10 टाइम्स। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है, ये सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके अंदर कुछ स्टैंडर्डाइज प्रोसीड्यूर्स हैं जिसमें आप कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, नॉलेज को यूज करते हैं। सो इट्स जस्ट अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। आपको एक सिस्टम के द्वारा चलना होता है, आपको नॉलेज को कलेक्ट करना है, उसे स्टोर करना है, उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसे यूज करना है। और केएम के लिए रिक्वायरमेंट है होल हार्टेड सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट क्यों चाहिए? क्या करेगा टॉप मैनेजमेंट? तो टॉप मैनेजमेंट आपको टेक्निकल फाउंडेशन प्रोवाइड करेगा, कल्चरल फाउंडेशन प्रोवाइड करेगा संस्था फॉर द ऑरिजिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रैक्टिसेस, ठीक है, ताकि आप प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट कर सकें, उसे ऑरिजिनेट कर सकें। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा, केएम का इंपॉर्टेंस यहाँ से समझ में आता है। मैं फिर से रिकॉल कर दूँ, यहाँ पे आप केएम के इन्वेस्टमेंट में और प्रॉफिटेबिलिटी में कोई रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। केएम एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों केएम जो है फिजिकल एसेट की तरह नहीं है जो कि डेप्रिसिएट होगा, ये हमेशा एप्रिसिएट होता है। ये सिस्टमेटिक प्रोसेस है। केएम को इम्प्लीमेंट करने के लिए होल हार्टेड अप्रोच चाहिए, फुल हार्टेड सपोर्ट चाहिए टॉप मैनेजमेंट से, ताकि वो टेक्निकल फाउंडेशन, कल्चरल फाउंडेशन प्रोवाइड कर सके। और दोस्तों पीटर ड्रकर का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो इन्होंने एम्प्लॉय को रिनेम कर दिया नॉलेज वर्कर। दोस्तों वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, किसने एम्प्लॉय को कहा नॉलेज वर्कर, ये पूछा जा सकता है। तो आप जवाब दीजिएगा कि पीटर ड्रकर ने एम्प्लॉय को नॉलेज वर्कर कहा था, और उन्होंने इस बात पे जोर डाली, किस बात पे? नॉलेज मैनेजमेंट पे। क्यों? क्योंकि नॉलेज मैनेजमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन की कलेक्टिव नॉलेज को प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो ये पीटर ड्रकर का कहना है। तो ये सभी पॉइंट दोस्तों, ऑल दिस पॉइंट हाइलाइट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट। इट बिल्ड्स एंड शार्पनिंग कॉम्पिटिटिव एज। केएम इनिशिएटिव ये सीआरएम को सपोर्ट करता है। सीआरएम क्या होता है दोस्तों? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। तो केएम जो है दोस्तों कस्टमर रिलेशनशिप इनिशिएटिव को केएम जो है दोस्तों सीआरएम को सपोर्ट करता है। सीआरएम दोस्तों पता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है। जितने भी नए जनरेशन बैंक हैं अपने क्विक ग्रोथ के लिए वो नॉलेज मैनेजमेंट को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद नॉलेज मैनेजमेंट हेल्प करता है इनोवेशन को ड्राइव करने में, सर्विस की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में, ऑपरेशनल एक्सेलेंस को अचीव करवाता है ये, ठीक है। जैसे ये इंसेंटिव प्रोवाइड करता है एम्प्लॉय को एज पर देयर रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन पॉलिसी। हर एक कंपनी का अपना रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन पॉलिसी होता है, ठीक है। ये हेल्प करता है एम्प्लॉय को मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में, ताकि वो ट्रेनिंग डेवलपमेंट टीम के साथ क्लोजली वर्क कर सके और हाई टेक्नोलॉजी को बिल्ड कर सके, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सेट्रा। दीज आर इंपॉर्टेंस। सो दोस्तों दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेसन। ये हमारा पार्ट 1 है। सिमिलरली वी विल कवर पार्ट 2 ऑल्सो। पार्ट 2 में दोस्तों हम लोग आगे पॉइंट्स को देखेंगे। केएम मॉडल क्या है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है बैंक में, ठीक है, कैसे इंप्लीमेंट करना है ये हम लोग सीखेंगे। एप्लीकेशन क्या क्या है बैंक में, आईटी और डाटाबेस मैनेजमेंट क्या है दोस्तों, डाटा माइनिंग क्या होता है, फिर कुछ कॉमनली यूज केएम टूल्स एंड टेक्नोलॉजी को समझेंगे, ठीक है। सो ऑल दिस पॉइंट्स हैव बीन कवर्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड द नेक्स्ट लेक्चर विल बी प्रोवाइडेड टू द पेड मेंबर। सो पार्ट 1 में आप लोगों को प्रोवाइड किया। पार्ट 2 यदि इफ यू वांट सच लेक्चर फॉर पार्ट 2 आल्सो फॉर ईच एंड एवरी यूनिट, प्लीज व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। आई विल प्रोवाइड यू द डिटेल ऑफ पेड प्लान एंड वी विल कंटिन्यू द सेशन। और जो भी हमारा नया सिलेबस में कुछ मॉडिफिकेशन होगा तो उसे भी हम लोग को इनकॉर्पोरेट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स यू।